नमस्कार। आरक्षण मामले पर यानी रिजर्वेशन मामले पर जब भी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है तब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर लिया जाता है। कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल खड़े होने लग जाते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जनता सवाल खड़े करने लग जाती है। ऐसा ही 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने एससी एसटी के आरक्षण मामले पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। उसके बाद सोशल मीडिया पर कॉलेजियम सिस्टम को लेकर काफी लिखा जा रहा है। कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। जब भी सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण संबंधित मामले पर जब भी महत्वपूर्ण फैसला आता है तब कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले पर भी जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तब कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल खड़े हुए थे। ये 1 अगस्त 2024 को एससी एसटी पर जब फैसला आया तब भी सवाल खड़े हुए। इस एससी एसटी के आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या हो सकता है, भारत सरकार का क्या पक्ष था, जब सुनवाई हुई उस समय एससी एसटी को मालूम था या नहीं था, क्या ये आरक्षण का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ये सही है, क्या गलत है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे बड़ा सवाल ये भी है, जनता सोशल मीडिया पर लिख रही है कि आरक्षण देना, रिजर्वेशन देना एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। क्या गरीबी दूर करना आरक्षण दिया गया है, गरीबी दूर हो सके? क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह बात नहीं कही कि आरक्षण का फायदा सभी को मिले, कुछ ही लोग ले रहे हैं? इस पर आपकी क्या राय है वो भी आप बताएं। क्या ये सही है, क्या गलत है? आज का जो विषय है काफी विवादित है, मैं जानता हूं भली भांति। इस पर पक्ष और विपक्ष तर्क बहुत है, सहमत और असहमत है। आप भी मेरे विचार से असहमत हो सकते हैं। आप मेरे विचारों से असहमत क्यों हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके क्या तर्क हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से जब से फैसला आया है तब एक राजनीतिक पार्टी अभी मुखर होकर इस फैसले के विरोध में आई है। कुछ और भी लोग आए हैं, राजनेता, लेकिन काफी पार्टियां हैं वो इसमें मौन है। सुप्रीम कोर्ट का एससी एसटी के आरक्षण पर फैसला आने के बाद जनता ये भी लिख रही है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया पर लिख रही है। जनता सोशल मीडिया पर यह लिख रही है कि ईडब्ल्यूएस के अंदर सब कैटेगरी सिस्टम क्यों नहीं है, उसका उप वर्गीकरण क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं देखा जा रहा है कि सरकारी नौकरियों में किस जाति का कितना ज्यादा प्रतिनिधित्व है तो उनको थोड़ा किस जाति का नहीं है तो उनका थोड़ा उपवर्गीकरण कर दिया जाए ईडब्ल्यूएस में। ये क्यों नहीं देखा जा रहा? अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया है, थोड़े ही साल हुए हैं, लेकिन उपवर्गीकरण उसका क्यों नहीं? क्या ईडब्ल्यूएस का फायदा सभी जातियों को मिल रहा है? पहले से कितना प्रतिनिधित्व है? आरक्षण क्यों दिया गया था? संविधान में सबसे बड़ा मूल विषय ये भी है। इस पर भी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम शॉर्ट में चर्चा करेंगे। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। कई महत्वपूर्ण सवाल और बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा जो कहीं ना कहीं आप अपना राय जरूर बताइएगा। कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं अग्रिम आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन ये मामला बड़ा विवादित है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुनना कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है आरक्षण वाले मामले पर। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के 5 जजों के पीठ के अपने ही फैसले को बदलते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की पीठ ने एक नया फैसला एससी एसटी आरक्षण पर दे दिया। ये मामला पंजाब से उठा था। पंजाब से मामला, पंजाब के अंदर एससी एसटी जो पंजाबी जो सिख जो वाल्मीकि थे उनको स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे। उसके बाद मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने उस मामले को रद्द कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। 2004 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ जो थी उन्होंने फैसला दिया था कि उप वर्गीकरण नहीं कर सकते ईवी चिनेनिया के मामले में, लेकिन आज उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया।
क्यों पलटा, क्या कारण रहा, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों ने क्या बातें कही महत्वपूर्ण, उन पर विस्तार से चर्चा देखिए। आरक्षण क्यों दिया गया था, सबसे पहले इस पर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा फैसले पर, उस पर भी चर्चा करूंगा। जो क्यों दिया गया उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला छूता है। कैसे? आज भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि समाज के अंदर, गांव और शहरों में छुआछूत का मामला नहीं है। आरक्षण इसलिए दिया गया था जो समाज में पिछड़ी दलित जातियों को जो भेदभाव होता है, आप इस कुर्सी के हमारे बराबर नहीं बैठ सकते, आप हम आपके घर का खाना नहीं खाएंगे, आप उस जाति से हैं, आप अनुसूचित जाति से, आप जनजाति से, आप वहां से, आप पिछड़े से, आप हमारे बराबर नहीं है, आप घोड़ी पर नहीं बैठ पाएंगे, आप हमारे बराबर कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे, आप नीचे बैठेंगे, हम ऊपर बैठेंगे, हम ऊपर जाति वाले। ये एक बहुत बड़ा मामला था, भेदभाव का, छुआछूत का मामला। हम आपके घर खाना नहीं खाएंगे, आप हमारे बर्तनों को नहीं छुओगे, हम दूरी से। आज भी ये मामला वर्तमान में प्रेजेंट है। आपको यदि सर्वे करना चाहिए इस मामले पर, क्या एक गरीबी उन्मूलन है या भेदभाव मिटा है, काफी हद तक दूर हुआ, लेकिन जातीय जो जहर है वो आज भी इतना घुला हुआ है, जिसको जब मैं देखता हूं तो कई बार हैरान रहता हूं मैं भी। आप राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर एरिया में जब क्षेत्र में जाएंगे तो आपको, बाकी एरिया में भी जाएंगे, बाकी जगह भी मिलेगा, वहां पर जाएंगे तो आपको मिलेगा देखने को, स्कूल के अंदर आपको, आप SC ST से हैं तो आपका पानी पीने का मटका अलग होगा, आप किसी ऊंची जाति वाले के घर पर खाना खाने जाएंगे तो आपको अलग से थाली, आपको अलग से ट्रीट किया जाए। कितना बुरा लगता होगा जब एक शिक्षक के साथ इस प्रकार का व्यवहार। मुझे कई लोगों ने, SC ST से आने वाले लोगों ने कई बार बात बताई, और वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों से मेरी कई बार बातचीत होती है तो ये बात सामने आती है। ये भेदभाव लड़कों के साथ भी आता है, और कई बार इतिहास जब उठा करके देखेंगे अभी हाल ही का, तो आपको सोशल मीडिया पर यह भेदभाव देखने को कई बार वीडियो वायरल हुए हैं। जब राजनीति वोट बैंक की आती है तब सारी राजनीतिक पार्टियां इन्हीं जाति के आंकड़ों के हिसाब से टिकटों का वितरण और वोट बैंक की राजनीति और नेता भी तय होते हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन आरक्षण देने से एक भेदभाव छुआछूत वाला खत्म हुआ। जब एक जिला कलेक्टर, एक मिनिस्टर जब बनता है कि आप उस जाति से हैं, आप, हम ऊंचे वाले हैं, आपके घर खाना नहीं खाएंगे, आप हमारे बर्तनों को नहीं छुएंगे, आप मंदिर में, तमाम चीजें, वो चीजें खत्म हो जाती हैं जब उसके हाथ में पावर होती है। तो एक भेदभाव छुआछूत खत्म करने के लिए था, गरीबी के लिए नहीं था मेरे हिसाब से। लेकिन इससे क्या होता है कि आरक्षण का मिलने से समाज पढ़ा लिखा होता है, तो उससे तमाम समाज पढ़ा लिखा होने से जागरूक बनता है अपने हक और अधिकार की आवाज उठाने के लिए। इससे भेदभाव, ज्यादा गरीबी में रहते हैं तो पढ़ नहीं पाते तो भेदभाव होता रहता है, अपने हक और अधिकार की आवाज उठाने के लिए उनको ज्ञान नहीं होता है। तो एक वो तो माध्यम होता है, उससे चीजें दूर होती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में भगवत गीता का उल्लेख किया, जातीय व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को लेकर जिक्र किया। लेकिन ये एक सवाल हटके है। मैं अब बात करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा, उसके बाद जजों की नियुक्ति और कॉलेजियम सिस्टम को लेकर चर्चा करूंगा। 7 जजों की बेंच ने क्या कहा इस पर थोड़ा चर्चा करूंगा, और उसके बाद सामान्य मुद्दों पर भी आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को अधिकार दिया जाता है सब कैटेगरी करने के लिए, उप वर्गीकरण करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2004 के 5 जजों की पीठ का फैसला EV चिनेनिया का फैसले को बदल दिया, पलट दिया, उसको खारिज करते हुए नया फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उप वर्गीकरण सब कैटेगरी कोटा में कोटा
स्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब कैटेगरी उप वर्गीकरण करने से आर्टिकल अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं होता, आर्टिकल 341(2) का भी उल्लंघन नहीं होता, आर्टिकल 15(16) का भी कोई उल्लंघन नहीं होता। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। इसमें इस बात से 6 जज सहमत थे, एक जज सुप्रीम कोर्ट की असहमत थी, बेलायम त्रिवेदी। उन्होंने कहा कि राज्यों के पास उप वर्गीकरण करने का कोई भी पावर नहीं है। राष्ट्रपति के पास उन्होंने असहमति जताते हुए 6-1 से फैसला पास हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देने वाले 7 जज एक भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब थे, तो दूसरे जो जज थे BR गवई साहब, विक्रमनाथ जी, बेलायम त्रिवेदी जी, पंकज मित्तल जी, मनोज मिश्रा जी, सतीश चंद्र शर्मा जी, ये तमाम 7 जज थे। इन जजों में जस्टिस BR गवई अनुसूचित जाति से आते हैं और ये महाराष्ट्र के जज भी रहे। इन्होंने कई बार अपने इंटरव्यू में कई जगह कई बातें कही कि मैं अनुसूचित जाति से, इसीलिए मेरा जज बनना हुआ, क्योंकि अनुसूचित जाति को भी प्रतिनिधित्व जजों के अंदर देना था हाईकोर्ट में, इसीलिए मुझे चुना गया, इस चीज का मुझे फायदा मिला। इन 7 जजों में से मात्र एक जज अनुसूचित जाति से थे, बाकी 6 जज दूसरे कास्ट। फैसला न्याय और कानून और फैक्ट बेसिस पर दिया जाता है। एक चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जो बिंदु था कि केवल कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ ले पा रहे हैं, सभी नहीं ले पा रहे हैं और सभी को हक मिलना चाहिए। तब ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही है। लेकिन उप वर्गीकरण 2 प्रकार से हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी और तमाम, एक क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर सिस्टम जो ओबीसी के अंदर है, दूसरा एक जो ओबीसी के अंदर नया सिस्टम लाया जा रहा है रोहिणी कमीशन का, जिसकी कई बार चर्चा सुनी होगी, मूल ओबीसी नाम से, जातियों को आपस में बांटने का। यदि जातियों को आपस में बांटा गया तो उसमें राजनीति होगी और पॉलिटिकल बहुत सारा राजनीति होगी और जातियों को आपस में लड़वा दिया जाएगा, जो कहीं ना कहीं आरक्षण खत्म की ओर कदम बढ़ेगा। क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर आर्थिक आधार पर दिया जाता है। जब आप यदि SC/ST के अंदर उपवर्गीकरण जातीय आधार पर किया गया तो पॉलिटिकल राजनीति होगी, जो कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ा नुकसान होगा। यदि मेरे ओपिनियन के अनुसार यदि क्रीमिलियर व नॉन क्रीमिलियर लागू किया जाता है तो कम से कम राजनीति वाला सिस्टम तो नहीं रहेगा, जातियों को तो आपस में नहीं लड़वाया जाएगा, उसमें सारी जातियां आ जाएंगी क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर में। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो बात आती है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों ने क्या कहा, इस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा अन्य बातों पर आ जाते हैं। जस्टिस CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब और जस्टिस मनोज मिश्रा जी ने कहा कि पर्याप्त आधार पर ही कोटा में कोटा मिले, मतलब 100% कोटा में कोटा नहीं देंगे। राज्य सरकार अपनी मर्जी या राजनीतिक महत्वाकांक्षा के अनुसार तय नहीं करेगी, हम यदि ऐसा किया तो हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। जस्टिस BR गवई ने कहा कि क्रीमिलियर रूप से लागू होना चाहिए, आरक्षण का कुछ ही लोग ले रहे हैं, इसमें हस्तक्षेप करना जरूरी है, आरक्षण का लाभ सभी को मिले। जस्टिस विक्रमनाथ जी ने कहा कि क्रीमिलियर SC/ST में लागू होना चाहिए। जस्टिस पंकज मित्तल साहब ने कहा कि आरक्षण एक पीढ़ी तक ही मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं इनका एक क्रीमिलियर सिस्टम पर जाना था, लेकिन एक पीढ़ी तक बोला, एक पीढ़ी तक बोला। इस पर मैं बात कॉलेजियम सिस्टम पर आऊंगा, तब चर्चा करूंगा, इस फैसले से हटकर जजों पर आरोप लगाने से हटकर बात करूंगा। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि सब कैटेगरी संविधान के अनुकूल है, होना चाहिए। बेलायम त्रिवेदी ने कहा कि जस्टिस बेलायम त्रिवेदी जी ने कहा कि सूची से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हम असहमत हैं। इसके बाद यूपी के अंदर भी मामला छेड़ेगा पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा, जिसमें राजनीतिक होगी और पुरानी कमेटियां भी गठित की हुई है, कौन सी जाति ज्यादा फायदा ले लिया, कौन सा जाति नहीं। ये ओबीसी के अंदर भी किया जा रहा है और इसके अंदर भी बाद में धीरे धीरे ये होगा कि भैया इस आरक्षण को खत्म कर दो।
अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि एससी एसटी में आप पे क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर लागू कर दिया, ओबीसी के अंदर क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर दोनों बेसिस क्या है, आर्थिक आधार पर है। अब तीसरा जो बात आता है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी तो आर्थिक आधार पर है, तो बाद में ये क्यों नहीं बना देते तीनों में से जो जिसका फायदा लेना चाहता है वो फायदा ले। तीनों का कंडीशन तो आर्थिक आधार पर हुआ ना, और तीनों में जाति सिस्टम है। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी जाति है, फिक्स जातियां, ये नहीं कि ओबीसी वाला जाकर के बोल दे मैं ईडब्ल्यूएस में बन सकता हूं ना, उसकी भी जातियां फिक्स है। ओबीसी के अंदर भी जातियां फिक्स है, आर्थिक आधार पर कंडीशन है दोनों में। अब एससी एसटी में तो बाद में स्वतंत्र भी करना चाहिए ना, कि आप कौन से का फायदा लेना चाहते हैं उसका बनवा सकते हैं। ये नहीं, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देते हैं तब कहते हैं कि जाति आधारित नहीं है, आर्थिक आधार पर है, तो बाद में उसमें जाति का बाउंडेशन क्यों है, ये सवाल है। ओबीसी का क्या है, यही तो ओबीसी का है, आर्थिक आधार पर ही तो माना गया, क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर कंडीशन लगाई गई और जातियां शामिल की गई। लेकिन ये एक सवाल, एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है और बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन आप मेरी बात से सहमत या असहमत हो सकते हैं। भारत सरकार ने जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी एससी एसटी रिजर्वेशन में, तब भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने दोनों ने उपवर्गीकरण का, सब कैटेगरी का समर्थन किया था। उसके समर्थन में आर्गुमेंट किए थे कि इनका उपवर्गीकरण होना चाहिए, और उन्होंने उदाहरण भी दिए थे ओबीसी के क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर जैसे सिस्टम के उदाहरण भी दिए थे। अब बात आती है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सवाल खड़े होते हैं। एक बात ये आई कि एक पीढ़ी को ही आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए, और कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कई सवाल। वैसे कॉलेजियम सिस्टम सही है यदि जजों की नियुक्ति में राजनीतिक पार्टियों का, सरकार का हस्तक्षेप हो गया तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जिसकी सत्ता होगी, जो होगा वो फैसले उसी हिसाब से लिखवाने लग जाएगा, जुडिशरी में बहुत ज्यादा इंटरफेयर हो जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कॉलेजियम सिस्टम के अंदर भी सोशल मीडिया पर लिखा गया है, कई बार इसकी चर्चा हुई है परिवारवाद को लेकर। जब आप इतिहास का, एक आपका काम है, आपकी ड्यूटी है, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का इतिहास चेक करेंगे। कुछ ही जातियां जज बन रहे हैं। एससी एसटी का तो बहुत कम प्रतिनिधित्व है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, लेकिन जो सवर्ण जातियां हैं उनमें भी कुछ ही जातियां शामिल हैं। जैसे मैं सवाल पूछूं, सवर्ण जातियों में राजपूत जज क्यों नहीं बन पा रहे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में? क्या इनके वकील जो राजपूत से आते हैं उन वकीलों में क्वालिटी नहीं है, लॉ में, लॉ के जानकार नहीं? क्या फिक्स जो जातियां बनती हैं वही लॉ के ज्यादा जानकार हैं, क्वालिटी? मैं कॉलेजियम सिस्टम पर है, जजों पर आरोप नहीं है, जजों की नियुक्ति अलग है। सवाल एक मन में आता है और चर्चा कई बार सोशल मीडिया पर इस बात पर चर्चा होती है, राजपूत कहां है? मौत बहुत कम, नए के बराबर कहीं मिलेगा। जाट एक भी जज नहीं बन पा रहा, बहुत कम, नए के बराबर। क्या वकील देखेंगे आप, कई बड़े मामलों में राजपूत जाट के वकील बहुत अच्छे अच्छे मामलों में क्वालिटी की बहस करते हैं, लेकिन जज नहीं बन पाए। एससी एसटी और ओबीसी के बाकी, और सवर्ण में भी कुछ ही जातियों के। आप जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों की जब आप देखेंगे तो कुछ ही जातियों के टैग उनके नाम लगे हुए हैं, और इसमें परिवारवाद की बात आती है। पीढ़ी, कोई साला है, कोई भतीजा है, कोई बेटा है, कोई पिता था, कोई कैसे था, एक रिश्तेदारी में मामला मिलेगा। ये कई बार सोशल मीडिया पर इस पर कटाक्ष भी किए गए, लिखे गए, उन्हीं बातों को मैं यहां बता रहा हूं। तो आप देखेंगे तो एक फिक्स कैसे आ रहा है, एक पीढ़ी तक लाभ ले लिया तो दूसरी पीढ़ी को, दूसरे लोगों को जजों का अनुभव लेना चाहिए, जातियों को भी। ऐसा नहीं है, कई बार देखा है कि जज बनते हैं कोई ऐसे नॉर्मल वकील होते हैं, उनको हाईकोर्ट के जज, कोई ऐसा हमने पिछले कुछ सालों में देखा है,
कोई इतना एक्सपर्ट वकील नहीं है जिसको जज अपॉइंट किया। मैं किसी को नाम लेकर नहीं बोलूंगा। और उससे बड़े महाज्ञानी हैं वो बच्चे भी हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि वो एक्सपर्ट थे, बहुत लोग के ज्ञानी थे तब बनाए गए ना। ठीक है, उनके पैरामीटर होंगे, हम पैरामीटर पर चर्चा नहीं करते। सवाल तो खड़े होते हैं। राजनीति के अंदर परिवारवाद है नेताओं में, ये कॉलेजियम सिस्टम में भी तो है। कौन सी परीक्षा देते हैं? तो ये एक क्वालिटी क्या बाकी जो और वकील हैं, SC ST OBC के जो वकील हैं, राजपूत समाज के जो वकील हैं, उनमें कोई क्वालिटी नहीं है लोग के अंदर? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है उनमें क्वालिटी नहीं? बहुत अच्छे लोग की जानकार बिल्कुल नहीं मिलेगी कि जो न के बराबर प्रतिनिधित्व है। यदि इनका प्रतिनिधित्व बढ़े तो इनके आने वाले परिवार और उनके पीढ़ियों में ये तो होना कि कानून की ज्यादा पढ़ाई करें, लोग जागरूक बने कि भाई जज भी बन सकते हैं। जब उनका उसमें जाएंगे नहीं तो कि भाई वकील बन के रहना है, जज तो कभी बन नहीं पाओगे। और एक कई बार तो वैसी बातें बोलनी नहीं चाहिए, बहुत बार सुनता हूं, इनके केस पीटे जाते हैं मोस्टली, पता नहीं क्यों। तो ये जातीय सिस्टम चुनाव के अंदर देखो भेदभाव कितना है। अब ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये लागू होगा और इससे यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और लोकसभा उपचुनाव में बहुत फर्क देखने को मिलेगा। और राजनीतिक पार्टियां इसका फायदा उठाएंगी, कहेंगी कि अभी तो इतना हुआ है, 400 सीटें आती तो आरक्षण खत्म कर देते। अब ये ओबीसी का जो रोहिणी कमीशन मूल ओबीसी को आपस में लड़वाए तो जा रहा है, और जब लड़ेंगे तो कहेंगे भैया इसको खत्म कर दो, बात लड़ाई खत्म हो जाए। ऐसे ही SC ST के अंदर यदि जातियों के आधार पर उपवर्गीकरण किया गया तो ये आपस में लड़ाने वाली बातें होंगी। आर्थिक आधार वाली पर मेरा एक सहमति है कि जिनका बेटा जिनके पिता IAS हैं, IPS हैं, UPSC के बड़े अधिकारी हैं, राजपत्रित अधिकारी हैं, RAS हैं, गजेटेड ऑफिसर हैं, फर्स्ट ग्रेड जो भी अच्छी पोस्ट पर हैं, तो भाई उनके लिए आर्थिक आधार वाली पर कि बाकी जो गरीब हैं उनको मिलेगा तो उनका भी एक गरीबी दूर करना नहीं है, लेकिन जो उनको समाज में जो भेदभाव जो झेलना पड़ रहा है वो भेदभाव झेलना नहीं पड़ेगा, उनमें से कोई अच्छी पोस्ट पर बैठ जाएगा। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आज भी भेदभाव नहीं होता है। ऊंच और नीच का भेदभाव आज भी है, स्कूलों के अंदर भी है, विभागों के अंदर भी है, और जनता के बीच कूट कूट के भरा हुआ है। जब आप इस बात पर सर्वे करने और रिसर्च और केस स्टडी करने निकलेंगे तो आपको ये पूरा मालूम चल जाएगा। देश के किसी कोने में चले जाए, भले ही जातीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, गीता किसी को पढ़ दो, किसी पर ज्ञान दे दो, लेकिन ये है। और जब जब चुनाव आता है तब घोला जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से ये मामले पर। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया 7 जजों की पीठ ने, उन्होंने कहा कि आप उप वर्गीकरण कर सकते हैं, राज्य सरकार के पास पावर है, कितने लोग नौकरी लगे, कितने लोग नौकरी नहीं लगे, किस जाति से लगे, उस आधार पर आर्थिक, क्रिमिलियर, नॉन क्रिमिलियर या बाद में जातियों के आधार पर कोई कमेटी बना करके एनालिसिस करके आप कर सकते हैं। इसके पक्ष और विपक्ष, तर्क और वितरक और बहुत सारी चीजें बहस का मुद्दा है, लेकिन जो इसके पक्ष में आ रहे हैं कि जातियों के आधार पर वो लोग हैं जो सवर्ण जातियों से आते हैं, तब सोशल मीडिया पर SC ST वाले, OBC वाले लिखते हैं कि EWS का उपवर्गीकरण क्यों नहीं हो रहा, उसका भी देख लिया जाए। EWS में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है? सभी जगह आर्थिक आधार पर ही तो कंडीशन है। ये भी एक अपने आप में काफी बड़ा सवाल है। वैसे देखेंगे तो 50% आरक्षण की सीमा पार नहीं हुई। बिहार हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रख दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया कि 50% की सीमा पार हो गई। EWS का आरक्षण का जो सीटें हैं
वो 50% से ज्यादा टोटल सीटों में से काटी जाती हैं। जो बचा हुआ उसमें से काटकर नहीं दिया जाता। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि भाई ईडब्ल्यूएस की सीटें जो जनरल सीटें हैं उनमें से 10% दिया जाए, लेकिन ओवरऑल में से दिया जा रहा है। ओवरऑल में से दिया जा रहा मतलब आरक्षण 50% से ज्यादा है। लेकिन कह रहे हैं आर्थिक आधार पर है, जातियां तो शामिल है। आर्थिक आधार होता तो उसमें जातियां शामिल नहीं होनी चाहिए थी कि भाई ओबीसी का ले लो चाहे ईडब्ल्यूएस का ले लो, मिलेगा दोनों में से एक। आर्थिक आधार की कंडीशन दोनों में है। तब तो मानते कि जाति आधार पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं था, लेकिन है। लेकिन आरक्षण गरीबी उन्मूलन का नहीं था। एक कॉमन वाली बात जो आप अनुभव करेंगे जो गांव के अंदर रहते हैं, या गांव के अंदर कितना भी, एक मैं वैसे बात कर रहा हूं, ब्राह्मण है कितना भी गरीब होगा उसको पंडित जी बोलकर, कितना भी गरीब क्यों नहीं होगा उसको पंडित बोलकर बराबर का दर्जा दिया जाता है कि पंडित जी आओ बैठो। कभी ये नहीं कहा जाता कि हम ऊपर वाले आप नीचे बैठो, आप गरीब हैं। ये कभी नहीं होता है कि आप गरीब हैं आप नीचे बैठो, आप हमारे बर्तन को नहीं छुओगे, आपको पानी दूर से पिलाए, कभी नहीं होता। लेकिन एससी एसटी के अंदर वो गरीब हो अमीर हो ये देखने को मिल जाता है। और आरक्षण इसीलिए दिया गया था कि वो जब ऊंचे पदों पर बैठेंगे, पिछड़े वाले, दलित वाले, तो वो पॉलिसी बनाएंगे और ये भेदभाव छुआछूत खत्म होगा। इससे गरीबी वाली आने से क्या है कि समाज में भेदभाव दूर होता है। गरीब लोगों को थोड़ा वैसे देखा जाता है इसलिए वो हो रहा है। लेकिन ये कभी जो सवर्ण जातियां उनको गरीबी के आधार पर कभी भी पिछड़ा या दलित या सवर्ण जाति आपस में भेदभाव नहीं करती है, जो उनके साथ होता है। इसलिए ये गरीबी उन्मूलन का नहीं है, गरीब इनडायरेक्ट तरीके से गरीबी दूर करने में सहायता करता है। वो इसलिए करता है कि समाज के प्रति जागरूक, कानून संविधान के प्रति जागरूक और भेदभाव मिटाया जा सके। जो इतने साल उसके साथ जो भेदभाव होता था उसके बाद वो ना हो, ताकि वो सारे तबके ऊंचे आ जाएंगे तो बाद में एक रेस्पेक्ट और वो माहौल बनेगा। अब वाली जनरेशन आ रही है उसके अंदर इतना नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तब ये चीजें देखने को मिलती हैं। और कुछ हैं गोला भाई, इसको इनकार नहीं कर सकते। मैं कई बार इस चीजों को जब देखता हूं तो मुझे हैरानी होती है, एससी एसटी के प्रति कितना एक भाव, पिछड़े के साथ कितना एक भाव जो कुछ जातियां करती हैं। सभी के ऊपर नहीं कह रहा, ये सारी चीजें सभी को लेकर नहीं कही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला जो कहा है वो उपवर्गीकरण के सपोर्ट में कहा है। उसमें दिया जाएगा तो ये है कि जो क्रीमिलियर वाली कंडीशन लगाई जाएगी, तो मेरा इसमें सहमति इसलिए है कि जो गरीब हैं उनके साथ आज भी भेदभाव हो रहा है। वो यदि उनको प्रतिनिधित्व मिल जाएगा तो वो नहीं होगा। और जो अच्छे ले चुके हैं कहीं ना कहीं फैसले से सहमत है, जातीय आधार पर वर्गीकरण करना गलत हो जाएगा। क्रिमिलियर वाली कंडीशन लगाना कहीं ना कहीं सहमत है। और इस बात से क्योंकि जो अमीर बन चुके, जो अच्छे पैसे वाले हैं वो अच्छी पोस्टों पर हैं। वैसे होता क्या है कि आईएएस आईपीएस राजपत्रित अधिकारी या वो अपने बेटे को अच्छी एजुकेशन दिला देते हैं और वो अच्छी एजुकेशन ले लेता है, अच्छे पढ़ाई कर लेता है, जो वो कंपटीशन देता है तो इजीली नौकरी ले लेता है आरक्षण का लाभ लेकर। जो एससी एसटी जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े की बात कर लें, उनके पास सरकारी स्कूल में जाएंगे, आदि पर वहां टीचर पढ़ाने आएंगे नहीं आएंगे, क्वालिटी की एजुकेशन मिलती नहीं है, गरीबी से निकलते नहीं है, गरीबी बहुत सारी समस्याओं से वो उतनी एजुकेशन नहीं ले पाते। जब वो पेपर देने जाएंगे तो जो आईएएस आईपीएस राजपत्रित अधिकारी का बेटा जो अच्छी शिक्षा के साथ और अच्छी कोचिंग पढ़ करके जो पेपर देगा, उसके बराबर वो उतने मार्क्स नहीं ला पाएगा। उतने मार्क्स नहीं ला पाएगा तो उसके बराबर का प्रतिनिधित्व है, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। उसके अंदर वो लोग ज्यादा होंगे तो उन लोगों को फायदा मिल जाएगा और वो लोग आरक्षण का लाभ ले लेंगे।
और जो गरीब है उसको मिलेगी नहीं, क्योंकि शिक्षा का अभाव था, उतनी शिक्षा नहीं मिल पाई, उनको मिलेगा नहीं, और उनको मिल जाएगा तो वो एक ही वो आगे बढ़ते जाएंगे। जाति नहीं कहेंगे, कुछ सभी जातियों के अंदर बनते होंगे, एससी एसटी के अंदर। तो ये क्रिमिलियर वाली कंडीशन कहीं ना कहीं मेरे ओपिनियन के हिसाब से सही है। और